नमस्कार, मैं हूं विशाल बैरिस्टो और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर विकास का सूर्योदय। इस खास कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे उस बेहद महत्वपूर्ण हिस्से में जो भारत का अभिन्न अंग है और दिखाएंगे आपको किस तरह से पिछले 11 सालों में बदल रही है पूर्वोत्तर की तस्वीर, कैसे हमारी अष्टलक्ष्मी लिख रही है शांति, समृद्धि और विकास की नई गाथा। दशकों तक पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ और अक्सर उपेक्षित महसूस किया जाता रहा है। अलगाववाद, आंतरिक संघर्ष और कनेक्टिविटी की कमी इस क्षेत्र की पहचान बन गए थे। लेकिन पिछले एक दशक से अधिक समय में इस तस्वीर में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। एक्ट ईस्ट नीति केवल एक नारा नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के लिए विकास का मंत्र बन गई है। आइए इस बदलाव को विस्तार से समझते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्वेस्टर्स समिट से। एक समय फ्रंटियर रीजन के नाम से जाने जाने वाला देश का पूर्वोत्तर हिस्सा आज विकास का फ्रंट रनर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई बुनियादी ढांचे के विकास से तरक्की के कई आयाम जुड़े हैं, जिसका समर्थन देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, बल्कि दिल से रिश्ता बनाया है। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं, बल्कि ये एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म है। उन्होंने शांति और कानून व्यवस्था को किसी भी क्षेत्र के लिए विकास के लिए सबसे जरूरी बताया। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को पर्यटन का कंप्लीट पैकेज बताया। उन्होंने कहा कि अब पूर्वोत्तर में विकास का लाभ कोने कोने तक पहुंच रहा है और इसका सकारात्मक असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूर्वोत्तर में अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करते हुए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया, तो वहीं अदानी समूह ने पूर्वोत्तर राज्यों में अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। The Northeast is not just rising, but to my mind it is roaring. I make 6 commitments to the chief ministers of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. First, Reliance has invested around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. In the next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. In Assam, we pledge an investment of rupees 50,000 crores. Today, once again,
Humbled and inspired by your leadership, I announce that Adani Group will invest additional 50,000 crores across the Northeast over the next 10 years. राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। कभी सुदूर सीमा के रूप में देखा जाने वाला पूर्वोत्तर भारत अब प्रगति, शांति और संभावनाओं का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहा, जो इस क्षेत्र के 8 गुना विकास को दर्शाता है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने समावेशी विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र ने अभूतपूर्व विकास और राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण देखा है। प्रधानमंत्री के एक्ट ईस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन के मंत्र से प्रेरित होकर पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय एमडोनर परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उभरा है। पिछले 10 वर्षों में इस पूरी क्षेत्र की किस्मत और कथा बदल चुकी है और उस परिवर्तन के शिल्पकार आज हमारे समक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे समक्ष हैं। जिस क्षेत्र को अंतिम छोर का विकास का द्वार समझा जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे देश का प्रथम प्रवेश द्वार में परिवर्तित किया। पिछले 11 वर्षों में निरंतर नीतिगत ध्यान, अवसंरचना, निवेश और राजनीतिक योजना ने भारत के उत्तर पूर्व के विकास परिदृश्य को नया रूप दिया है। सरकार ने हमेशा समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है और सरकार की पूर्वोत्तर नीति इस क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने के लिए उसके प्रयास को दर्शाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विजन 2020 दस्तावेज पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, ताकि इसे अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों ने विभिन्न पहल की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले व्यय में काफी वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र NER के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के GBS का कम से कम 10% अनिवार्य रूप से निर्धारित करने और संसाधनों के गैर समाप्ति योग्य केंद्रीय पूल NLCPR के निर्माण से क्षेत्र में संसाधन प्रवाह में वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर को दशकों से गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2014 के बाद से चरमपंथी घटनाओं और उसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौतों में भारी कमी आई है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने से इस क्षेत्र में शांति आई है और हिंसा में कमी आई है। सरकार धीरे धीरे पूर्वोत्तर के सभी भागों को भारत के रेलवे मानचित्र पर ला रही है। 3 राज्यों की राजधानियां असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश ब्रॉड गेज रेल से जुड़ी हुई हैं। कनेक्टिविटी से देश भर में पूर्वोत्तर में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री संभव हो सकेगी। आर्थिक गतिविधि से रोजगार के लिए पलायन कम होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। परियोजनाओं की लंबी सूची में शामिल है प्रतिष्ठित परियोजनाएं, बोगीबिल ब्रिज जैसी परियोजनाएं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में किया था। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी घोषणा के 16 साल बाद रेलवे नेटवर्क का विस्तार, आजादी के बाद पहली बार मिजोरम में यात्री ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 22 अप्रैल 2002 को की थी इस पुल के कार्य की शुरुआत।
लेकिन इसके काम में हो रहा था लगातार विलंब। 2014 के बाद काम में आई अभूतपूर्व गति। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दिया विशेष ध्यान, अटल जी के समय तरक्की का बोया गया पुल रूपी बीज आज बना है फलदार पौधा। रेल सह सड़क पुल होने के कारण ये जोड़ेगा उत्तर और दक्षिण छोर के 74 किलोमीटर रेल लाइन को भी। साथ ही दक्षिण के NH-37 और उत्तर के NH-52 को भी ये जोड़ेगा। पुल द्वारा जुड़ेंगे असम और अरुणाचल के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण छोर। इससे उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को मिलेगा बल। पूर्वोत्तर की बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी, डिब्रूगढ़ पहुंचना होगा आसान, जिससे गुवाहाटी में कंजेस्शन होगा कम। ये पुल ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट के माध्यम से डिब्रूगढ़ के लिए एक छोटा और सुविधाजनक मार्ग करेगा प्रदान। पुल रेलवे मार्ग द्वारा 705 किलोमीटर और सड़क मार्ग द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी कम करते हुए डिब्रूगढ़ से ईटानगर तक प्रदान करेगा सीधा सड़क संपर्क। डिब्रूगढ़ से वाया उत्तर छोर का अंतर वाया रंगिया 170 किलोमीटर होगा कम। साथ ही डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी वाया मोरनहाट की दूरी भी होगी 55 किलोमीटर कम। नागालैंड एक हिल स्टेट है जिसमें एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन पिछले 11 सालों में हमने देखा किस तरह से विकास के पहिए तेजी से बढ़ते ट्रैक के जाल के जरिए डिब्रूगढ़ क्रॉस करके कोहिमा पहुंच चुके हैं। 11 सालों में तेजी से फैलते पटरियों के जाल से नागालैंड की दशा और दिशा दोनों में जबरदस्त बदलाव आया है। Nagaland is a hill state. You have railway head in Dimapur more than 100 years ago. Then it has come to the next station, and the railway station is coming to the capital Kohima. So this year also we are opening to one station, and 4 lane has reached Kohima, and then it will go its way to Imphal, and that is the route to Look East policy, and the East policy is in action, and that is declared as National Highway, Trans Highway to Southeast Asia. कृषि एवं खेती, इस क्षेत्र को जैविक खेती के लिए वैश्विक केंद्र में बदला जा रहा है। बांस को घास घोषित करने के ऐतिहासिक निर्णय और राष्ट्रीय बांस मिशन के शुभारंभ ने क्षेत्र में बांस आधारित उत्पादों के उत्पादन को नई गति दी। प्रधानमंत्री ने अनेक अवसरों पर जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा विश्व का प्रथम 100% जैविक राज्य बनने में सिक्किम की सफलता पर प्रकाश डाला है। NERA-MAC यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त बनाना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 13 कृषि बागवानी उत्पादों का भौगोलिक संकेत यानी GI पंजीकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, 434 FPC किसान उत्पादक कंपनियां बनाई गई हैं जो 1.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं और 2.19 लाख किसानों को लाभान्वित करती हैं। नेरामैक के उत्पादों की संख्या 38 से बढ़कर 75 प्लस हुई। नेरामैक ने वर्ष 2021 में प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित कृषि उत्पादों की अपनी नई श्रृंखला 38 से बढ़ाकर 78 कर दी। इसमें ऑर्गेनिक टी बॉक्स, सुमाक बेरी पाउडर, औटेंगा जूस सेफ्टी स्प्रे, बांस के तने में चाय जैसी नवोन्मेषी उत्पाद शामिल हैं। वंदन विकास योजना, इस योजना का उद्देश्य जनजातीय संग्रहकर्ताओं को उद्यमी बनाकर उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करना। इस योजना से 3.3 लाख संग्रहकर्ताओं और 19,155 सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह को मदद मिली है। पिछले 11 वर्षों में 10 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए गए हैं। बेहतर कनेक्टिविटी का असर इस क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती संख्या में देखा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी और हाथ सिंगीमारी
नेमातिया, कमलाबाड़ी, गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच शुरू हुई रोल ऑन एवं रोल ऑफ यानी रोरो जलमार्ग परियोजनाएं। इसमें रोरो जहाज शामिल हैं जिन्हें पहिएदार माल ढोने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कार, ट्रक, सेमी ट्रेलर, ट्रक, ट्रेलर और रेल रोड कारें, जिन्हें उनके पहियों पर या प्लेटफॉर्म वाहन का उपयोग करके जहाज पर चढ़ाया और उतारा जाता है। सेमीकंडक्टर। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम के जगीरोड में 27,000 करोड़ के निवेश से भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का निर्माण कर रहा है। इस सुविधा का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। ये स्थानीय युवाओं के लिए एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ कौशल विकास के केंद्र के रूप में भी काम करेगा। ये पहल भारत के आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है और असम को वैश्विक चिप निर्माण परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। 27,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश के साथ इस सुविधा में प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स का उत्पादन करने की क्षमता होगी, जो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी। इस परियोजना से लगभग 27,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और इसमें मेघालय भी पीछे नहीं है। There has been a complete paradigm shift in the attention that's given to the Northeast in terms of the thought process, in terms of the financial investments, the development. So from all levels, there has been a huge change. Starts off with the Honorable Prime Minister himself, who has come more than 70 times to the Northeast in the last 11 years. More than 700 visits by different ministers of the government of India have been made to Northeast. उत्तर में तिब्बत, पूरब में भूटान और पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है भारत का गौरव सिक्किम। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। पूरी दुनिया में अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मशहूर सिक्किम ने हाल ही में अपने स्थापना के 50 साल पूरे किए। कार्यक्रम में चलते चलते देखते हैं इस खास कार्यक्रम की एक झलक। मौसम की बेरुखी सामने नहीं आती तो सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैंगटोक में साक्षात कार्यक्रम का हिस्सा होते। वे बागडोगरा से ही वर्चुअल रूप से शामिल हुए और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम आज देश का गौरव है और पिछले 50 सालों से सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना है। सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दूरियां विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लेकर आई है। उन्होंने एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है,
यहाँ झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़ है और शांति की छाया में बसे बौद्ध मठ भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिक्किम की इस धरोहर पर सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को गर्व है। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का, स्मारिका और डाक टिकट भी जारी किया गया। राज्य के विकास की जिन परियोजनाओं की विकास गाथा लिखी जानी है, उसमें नामची में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग में सांगाशोलिंग में यात्री रोपवे, गैंगटोक जिले के सांगाखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा शामिल है। गौरतलब है कि सिक्किम संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम में 17वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 3 शताब्दियों तक राजशाही का शासन रहा। 1950 में यह राज्य भारत का संरक्षित राज्य बन गया, जिसे अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई, जबकि इसके रक्षा, संचार और बाहरी संबंध भारत की जिम्मेदारी के अधीन थे। राज्य ने अंततः 26 अप्रैल 1974 से भारतीय संघ का पूर्ण विकसित राज्य बनने का विकल्प चुना।